Hello everyone. In this video, we shall study Chapter 2 of Economics Class 10 book. It's Sectors of the Indian Economy. मतलब कि इंडियन इकोनॉमी भारतीय अर्थव्यवस्था कितने सेक्टर्स में है, कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिस पे कि भारतीय अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। तो सबसे पहले हम इन पिक्चर्स को देखेंगे। इन पिक्चर्स को देखने के बाद हमें ये मालूम पड़ता है कि पीपल आर इंगेज्ड इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। लोग अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंगेज होते हैं। इनमें से कुछ गुड्स मतलब वस्तुएं प्रोड्यूस करते हैं, कुछ सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं मतलब सेवाएं देते हैं, और दीज एक्टिविटीज़ आर हैपनिंग अराउंड अस एवरी मिनट एज वी स्पीक। और जब हम कह रहे हैं, जिस वक्त मैं कह रहा हूँ, तो ये सभी गतिविधियाँ हमारे आसपास हमेशा चल रही होती हैं। तो हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज एक्टिविटीज़? इन एक्टिविटीज़ को कैसे समझा जाए? एक तरीका तो है कि हम कुछ इम्पोर्टेंट क्राइटेरियन, कुछ प्रमुख बिंदुओं को लेकर इन्हें छांट लें, क्लासीफाई कर लें। दीज ग्रुप्स आर ऑल्सो कॉल्ड सेक्टर्स, और यही जो ग्रुप्स हैं उन्हें हम सेक्टर्स कहते हैं। तो देखते हैं आगे क्या बताया जा रहा है इन सेक्टर्स के बारे में। वी बिगिन बाय लुकिंग एट डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। हमारे आसपास कई तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि हम लोग डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज से लेकर करते हैं। जैसे कि अगर हम कॉटन कल्टीवेशन की बात करें, कॉटन की खेती की बात करें, तो ये एक क्रॉप सीजन में हो जाता है। For the growth of cotton plant, we depend mainly but not entirely on natural factors like rainfall, sunshine and climate. The product of this activity, cotton, is a natural product. Similarly, in the case of an activity like dairy, we are dependent on the biological processes of the animals and availability of fodder, etc. The product here, milk, also is a natural product. उसी तरीके से मिनरल्स और ओर्स भी जो हम यूज़ करते हैं वो नेचुरल प्रोडक्ट हैं। तो व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। तो यहाँ हम देख रहे हैं पहले सेक्टर के बारे में, जो कि है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर है क्या? तो जब हम कुछ ऐसा प्रोड्यूस करें जो कि डायरेक्टली नेचर से हमें मिल रहा हो और उसे हम प्रोसेस कर रहे हों। नेचुरल रिसोर्सेज से मिलने वाली चीज़ों को हम जब प्रोसेस कर रहे हों, तो दैट इज़ कॉल्ड अ वर्क ऑफ प्राइमरी सेक्टर। अब इसे प्राइमरी क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए क्योंकि इट फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक। क्योंकि यही शुरुआत है बाकी अन्य सेक्टर्स की, और बाकी सभी सेक्टर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसी सेक्टर पर डिपेंडेंट होते भी हैं। तो क्योंकि मुख्य चीज़ें और ज़्यादातर चीज़ें हमें नेचर से ही मिलती हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, तो इस सेक्टर को एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहा जाता है। मतलब क्योंकि ये रॉ मटेरियल्स हमें मुख्यतः नेचर से मिलते हैं, खेती बाड़ी से मिलते हैं। सो दिस सेक्टर इज़ ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर और रिलेटेड सेक्टर। अब दूसरा सेक्टर है जो कि उन चीज़ों पर डिपेंड करता है जो हमने नेचर से प्राप्त किया और उन्हें प्रोसेस किया। द सेकेंडरी सेक्टर कवर्स एक्टिविटीज़ इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट वी एसोसिएट विथ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। लाइक पहले हमने कॉटन की खेती की थी, जो कॉटन हुआ उसको उगाने का सेक्टर दैट इज़ द प्राइमरी सेक्टर। लेकिन अब जो कॉटन उगा और उसे हम इंडस्ट्रीज़ में जब यूज़ कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी सेक्टर, मतलब द्वितीयक क्षेत्र। द सेकेंडरी सेक्टर कवर्स एक्टिविटीज़ जिसमें कि नेचुरल प्रोडक्ट्स को चेंज किया जाता है दूसरे फॉर्म में। इट इज़ अ नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी। ये प्राइमरी के बाद दूसरा स्टेप है। The product is not produced by nature but has to be made, and therefore some process of manufacturing is essential. This could be in a factory, a workshop, or at home. अब ये कहीं भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि बड़े फैक्ट्रीज़ में हो, ये वर्कशॉप्स में भी हो सकता है और घर पे भी हो सकता है। जैसे कि जब हम कॉटन फाइबर प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, ये वही एग्जांपल है जो मैंने आपको अभी अभी समझाया कि
जब हम खेतों में कॉटन उगाते हैं तो उसके बाद उसे फैक्ट्रीज में ले जाया जाता है. यूजिंग शुगर केन एज अ रॉ मटेरियल वी मेक शुगर और गुड़. वी कन्वर्ट अर्थ इनटू ब्रिक्स एंड यूज ब्रिक्स टू मेक हाउसेज एंड बिल्डिंग्स. Since the sector gradually became associated with the different kinds of industries that came up, it is also called industrial sector. मतलब जो सेकेंडरी सेक्टर है उसे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से भी जानते हैं. अब तीसरा है टर्शियरी सेक्टर. आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी देयर इज अ थर्ड कैटेगरी ऑफ एक्टिविटीज दैट फॉल्स अंडर टर्शियरी सेक्टर. अब ये क्या है? तो दीज आर एक्टिविटीज दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स. अब ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं. ये मुख्यतः सेवा से संबंधित हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर. These activities by themselves do not produce a good, but they are an aid or a support for the production process. अब ये खुद तो कोई प्रोड्यूस करती नहीं है, बल्कि ये प्रोडक्शन में हेल्प करने का काम करती हैं, एक सहायता प्रदान करने का काम करती हैं. जैसे कि गुड्स जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में प्रोड्यूस होते हैं, उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरी है, चाहे वो ट्रक से हो चाहे ट्रेन से हो. फिर होलसेल मार्केट में उसे बेचा जाता है. तो एट टाइम्स कई बार इट मे बी नेसेसरी टू स्टोर दीज इन गोडाउन्स. कई बार इन्हें गोडाउन्स में रखा भी जाता है. वी ऑल्सो मे नीड टू टॉक टू अदर्स ओवर टेलीफोन और सेंड लेटर्स और बोरो मनी फ्रॉम बैंक्स टू हेल्प प्रोडक्शन एंड ट्रेड. कई बार हमें कहीं और बातें करनी होती हैं, बैंक से लोन लेना होता है व्यापार के लिए, खेती बाड़ी के लिए भी. मतलब ये एक तीसरा सेक्टर है जो कि हमें प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प करने का काम करता है अलग अलग तरीक़ों से. सो दिस सेक्टर इज़ कॉल्ड टर्शियरी सेक्टर. और क्योंकि ये जो एक्टिविटीज़ है वो वस्तुओं के बजाय सेवा पे ज़्यादा फोकस करती हैं, सर्विसेज पे ज़्यादा फोकस करती हैं. सो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर. सर्विस सेक्टर में क्या क्या है? तो ये वो सर्विसेज हैं जो कि डायरेक्टली तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में इन्वॉल्व नहीं है. जैसे कि हमें टीचर्स चाहिए होते हैं, डॉक्टर्स चाहिए होते हैं, जो कि पर्सनल सर्विसेज भी हमें दे सकें, जैसे वॉशरमैन, बार्बर्स, कॉबलर्स, लॉयर्स एंड पीपल टू डू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अकाउंटिंग वर्क्स. In recent times, certain new services based on IT, such as internet cafe, ATM booths, call centers, software companies, etc., have become important. तो अगर हम आज की बात करें तो सर्विस सेक्टर हमारे आसपास प्रेजेंट सभी सेक्टर्स का एक बड़ा हिस्सा है. अब अगर हम बातें करें एग्जाम्पल्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, तो इन टेबल्स को आप खुद भी पढ़ सकते हो. लाइक it says कि imagine what would happen if farmers refuse to sell sugar corn to a particular sugar mill. The mill will have to shut down. तो इसका क्या मतलब है कि this is an example of secondary और industrial sector being dependent on the primary. तो बेसिकली बात ये है कि जो सभी सेक्टर्स जो है वो आपस में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरलिंक्ड हैं या फिर इंटर रिलेटेड हैं. फर्दर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज. अब कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स, अगर हम तीनों सेक्टर्स की तुलना करें तो क्या डिफरेंसेस हैं और क्या समानताएं हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, दैट वी हैव टू स्टडी. द वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी प्रोड्यूस अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ऑल्सो ये तीनों ही सेक्टर्स हैं वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल इनमें वर्क कर रहे होते हैं इन वस्तुओं को या इन सेवाओं को प्रोड्यूस करने में. अगला स्टेप ये है कि हम ये देख पाएँ कि कैसे ये गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं और हाउ मेनी पीपल वर्क इन ईच सेक्टर. ईच सेक्टर में, हर सेक्टर में कितने लोग कार्य करने में लगे हुए हैं. किसी भी इकोनॉमी में देयर कुड बी one or more sectors which are dominant in terms of total production and employment, while other sectors are relatively small in size. अभी हर कंट्री की बात करें, किसी भी इकोनॉमी की बात करें, तो वहाँ ऐसा होता है कि तीन में से कोई दो सेक्टर्स या एक से अधिक सेक्टर्स प्रोमिनेंट होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, जबकि एक सेक्टर
रिलेटिवली छोटा होता है या थोड़ा पिछड़ा हुआ होता है। हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर। अभी सवाल है कि हमें कैसे मालूम पड़े कि किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है और तीनों सेक्टर को मिला करके प्रोडक्शन कितना ज़्यादा होता है। तो आज हमारे सामने इतनी तरह की वस्तुएं हैं और सर्विसेज हैं कि आपको लग सकता है कि ये एक इम्पॉसिबल टास्क है पता करना कि किस सेक्टर में कितने लोग इन्वॉल्व हैं। Not only would the task be enormous, you might also wonder how can add up cars and computers and nails and furniture. It won't make sense. अभी आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि भला हम इन सर्विसेज को कैसे एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। कार से लेकर एरोप्लेन्स तक और नेल से लेकर फर्नीचर तक, कील से लेकर फर्नीचर तक, आखिर सब तो प्रोडक्ट्स ही हैं, सब तो गुड्स ही हैं। आप जो सोच रहे हो वो सही भी है। टू गेट अराउंड दिस प्रॉब्लम, इस समस्या का समाधान इकोनॉमिस्ट्स ने ऐसे ढूंढा कि जो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं शुड बी यूज्ड रादर देन एडिंग अप द एक्चुअल नंबर्स। जैसे कि अगर 10,000 किलोग्राम चीनी ऑफ गेहूँ अगर 8 रुपये किलो पे बेचा जाता है तो वैल्यू ऑफ वीट विल बी ₹80,000. The value of 5,000 coconuts at ₹10 per coconut will be ₹50,000. Similarly, the value of goods and services in the three sectors are calculated and then added up. अभी ऐसा तो नहीं होता कि जब भी कोई सब्ज़ी वाला आपके आसपास सब्जियां बेचने आता है तो वो अपने फसल की कीमत पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और खुद का सेवा कर तीनों लगा कर ही उसे बेचता है। तो वैसे ही जो कैलकुलेशन होता है वो तीनों सेक्टर्स के लागत को जोड़कर ही लगाया जाता है। सो दैट्स द फाइनल कॉस्ट ऑफ दैट इज द सम ऑफ ऑल द थ्री सेक्टर्स। रिमेंबर, एक प्रिकॉशन हर किसी को ध्यान में रखना चाहिए कि हर सर्विस दैट इज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड नीड्स टू बी काउंटेड. It makes sense only to include the final goods and services. Take for instance, एक फार्मर जो कि गेहूँ बेचता है एक फ्लोर मिल को 8 रुपये प्रति किलो पे, मिल वाला इसे पीसता है और फिर एक बिस्किट फैक्ट्री को देता है 10 रुपये पर किलो पे. द बिस्किट कंपनी uses the flour and things such as sugar and oil to make 4 packets of biscuits. It sells biscuits in the market for the consumers for ₹60. Biscuits are the final goods, that is goods that reach the consumers. अभी जो बिस्किट्स कंज्यूमर्स तक पहुंचा वो है फाइनल प्रोडक्ट. तो हमारा ये कहना है कि जो फाइनल रेट होता है, जो फाइनल कीमत होती है, वो फाइनल प्रोडक्ट पे ही लगती है, ना कि अब हर चीज़ को 8 रुपये फिर 10 रुपये फिर 15 रुपये को ऐड हम नहीं कर सकते. सारे रेट्स एक एक स्टेप पे जुड़ते चले जाते हैं और फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है कैलकुलेशन उसी का किया जाता है. वाई आर ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंटेड? अब सवाल ये है कि सिर्फ फाइनल गुड्स या सर्विसेज क्यों काउंट होती हैं? इन कॉन्ट्रास्ट टू फाइनल गुड्स सच एज व्हीट एंड द व्हीट फ्लोर इन दिस एग्जाम्पल आर इंटरमीडिएट गुड्स. इंटरमीडिएट गुड्स क्या हैं? तो दे आर यूज्ड अप इन प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. The value of final goods already includes the value of all the intermediate goods that are used in making the final good. अभी जो बिस्किट तैयार हुआ उसमें तो गेहूं की कीमत और उसकी पिसाई की कीमत दोनों पहले ही लगी ही हुई है, तो वही होता है फाइनल गुड या फिर फाइनल प्राइस. तो इसके बाद कहा जा रहा है कि जो भी इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं उसमें तो शायद उसकी कीमत जोड़ ही ली गई होगी. To count the value of the flour and wheat separately is therefore not correct, because then we would be counting the value of the same thing a number of times. अगर हम बार बार बेसिक प्रोडक्ट की कीमत को जोड़ते चले तो हमें एक ही वस्तु की कई बार कीमत अदा करनी पड़ेगी, कई बार उसके बदले पैसे अदा करने पड़ेंगे. सो दैट इज़ नॉट द बेस्ट वे. वी ओनली सम अप और वी ओनली टेक आउट द फाइनल वैल्यू ऑफ द मटेरियल और द प्रोडक्ट. अब कहा जा रहा है बोल्ड लेटर्स में, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर. मतलब कि फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो भी किसी सेक्टर में प्रोड्यूस होते हैं एक पूरे साल भर में, वही
टोटल प्रोडक्शन होता है उस सेक्टर का उस साल के लिए, एंड द सम ऑफ प्रोडक्शन इन द थ्री सेक्टर्स, और जब हम तीनों ही सेक्टर्स को जोड़ दें तो जो फाइनल एक आंकड़ा तैयार होता है, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, GDP. It is, what is GDP? तो it is the value of all final goods and services within a country during a particular year. GDP ही ये बताता है कि कोई भी इकोनॉमी कितनी बड़ी है. अब इंडिया में ये जो GDP कैलकुलेट करने का मैमथ टास्क है वो सेंट्रल मिनिस्ट्री का है. किसका है? तो सेंट्रल मिनिस्ट्री, केंद्र सरकार का है. दिस मिनिस्ट्री, with the help of various government departments of all the Indian states and UTs, collects information related to total volume of goods and services and their prices, and then estimates the GDP. ये सेंट्रल गवर्नमेंट और इसके कई सारे इंस्टीट्यूशंस का काम है कि वो स्टेट्स के साथ और यूनियन टेरिटरीज़ के साथ मिला करके उनके प्रोडक्ट्स की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं. अब है हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर्स. अब ऐसा नहीं है कि ये सेक्टर हमेशा से ऐसे ही थे या फिर कोई एक सेक्टर हमेशा से डोमिनेंट रहा हो, ऐसा नहीं है. समय समय पर सेक्टर्स के वर्किंग में चेंज आता है. लाइक जनरली इट हैज़ बीन नोटेड फ्रॉम द histories of many now developed countries that at initial stages of development primary sector was the most important sector of economy activity. अभी हम अगर हिस्ट्री में देखें, हिस्टोरिकल फैक्ट्स पे जाएं, तो ये स्पष्ट है कि शुरुआत में किसी भी कंट्री के इनिशियल स्टेज में प्राइमरी सेक्टर ही ज़्यादा डोमिनेंट होता है. एज द मेथड्स ऑफ फार्मिंग चेंज एंड एग्रीकल्चर सेक्टर बिगन टू प्रॉस्पर, इट प्रोड्यूस्ड मच मोर फूड देन बिफोर. अभी जब उस देश का फार्मिंग और एग्रीकल्चर सेक्टर ज़्यादा मजबूत हो गया तो लोगों को ज़्यादा फूड अवेलेबल हुआ, जिससे कि लोग और एक्टिविटीज़ कर पाने में लग पाए. देयर वॉज इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्राफ्ट्स पर्सनस एंड ट्रेडर्स. जब लोगों के पास खाने को सफिशिएंट और सरप्लस अनाज हो गया तो उन्होंने शौकिया चीज़ें शुरू की, चाहे वो कारपेंट्री हो या वो क्राफ्टमैनशिप हो या फिर व्यापार हो. बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ इंक्रीज्ड मेनी टाइम्स. अब लोगों को अपना अनाज बेचना था, अपना प्रोडक्ट बेचना था, तो लोग उसमें भी इन्वॉल्व हुए. तो इन सब के बाद ही सेकेंडरी सेक्टर किसी भी कंट्री में आ पाया. मतलब प्राइमरी सेक्टर के आने के बाद ही सेकेंडरी सेक्टर की शुरुआत किसी भी कंट्री में होती है. अब इनको ढोने के लिए ट्रांसपोर्टर्स चाहिए, सो इट्स ऑल इंटरलिंक्ड. एडमिनिस्ट्रेटर्स चाहिए, आर्मी चाहिए. हालांकि this stage most of the goods produced were natural products from the primary sector and most people were also employed in this sector. अब एक लंबे समय के बाद, स्पेशली जब नए नए मेथड्स मैन्युफैक्चरिंग के आ चुके थे, तो फैक्ट्रीज़ का निर्माण हुआ और फैक्ट्रीज़ एक्सपैंड करना शुरू हुई, बढ़ना शुरू हुई. Those people who had earlier worked on farms now began to work in factories in large numbers. अभी तक जो लोग सिर्फ खेतों में काम किया करते थे, अब वो इन फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे थे, बल्कि बड़ी संख्या में कर रहे थे. लोगों ने people began to use many more goods that are produced in factories at cheap rates. Secondary sector gradually became the most important in total production and employment. Hence, over a time, a shift had taken place. This means that the importance of the sectors had changed. इसका मतलब ये कि समय के साथ सेक्टर के इम्पोर्टेंस में चेंजेस आ चुके थे. इन द पास्ट 100 years, अगर हम पिछले 100 वर्षों की बातें करें, तो देयर हैज़ बीन अ फर्दर शिफ्ट फ्रॉम सेकेंडरी टू टर्शियरी सेक्टर इन डेवलप्ड कंट्रीज़. जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ अब सेकेंडरी से टर्शियरी सेक्टर में बदलाव जा चुका है. द सर्विस सेक्टर हैज़ बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन. Most of the working people are also employed in the service sector. This is the general pattern observed in developed countries. अब आप किसी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ के पैटर्न को फॉलो करोगे तो आप यही पाओगे कि वहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर से ज़्यादा मजबूत टर्शियरी सेक्टर है, क्योंकि वहाँ पर सेवाएं देने वाले लोग ज़्यादा अवेलेबल हैं. What is the total production and employment in the three sectors in India? Over the years, there have been
similar changes to the pattern observed for developed countries. We shall see in the next section. अब अगर हम बात करें अपने देश इंडिया की, तो यहाँ भी वही पैटर्न है. पहले प्राइमरी सेक्टर पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिपेंडेंट थे. धीरे धीरे इंडस्ट्रीज आई तो सेकेंडरी सेक्टर में वो लोग मूव कर पाए. एंड देन आफ्टर नाउअडेज वी आर one of the biggest nations which are serving the IT and the service sectors, the tertiary sector. तो इंडिया के साथ भी वही है कि धीरे धीरे लोग सेकेंडरी से टर्शियरी सेक्टर की ओर मूव कर रहे हैं एज इंडिया इज गेटिंग इनटू अ सिचुएशन ऑफ बीइंग कॉल्ड अ डेवलपिंग कंट्री. अब आगे के पेज में हम पढ़ेंगे प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स इन इंडिया. भारत में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स की क्या हालात हैं. अब आप इन पिक्चर्स में देख सकते हो कि ग्राफ 1 अगर आप देखो तो प्राइमरी सेक्टर 1973 टू 74 में, सेकेंडरी सेक्टर काफ़ी छोटा था और सर्विस या टर्शियरी सेक्टर उस वक्त भी सेकेंडरी से बड़ा था. लेकिन अब अगर हम बात करें 2013-14 की, तो यू कैन सी द ग्रेट डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन द सेकेंडरी सेक्टर. अगर हम रेशियो की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर थोड़ा बढ़ा है, सेकेंडरी सेक्टर काफ़ी बूस्ट हुआ है. लेकिन अगर हम बात करें टर्शियरी सेक्टर की, तो इसमें एक बड़ा बदलाव आया है पिछले 40 सालों में. यही इस ग्राफ के थ्रू कहा जा रहा है. एंड देन देयर आर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट. अब है राइजिंग इम्पॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर इन प्रोडक्शन. यहाँ बात है कि प्रोडक्शन में अगर टर्शियरी सेक्टर की अहमियत ज़्यादा हो तो इसका क्या मतलब है. पिछले 40 सालों में अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन तो तीनों ही सेक्टर्स का बढ़ा है, हैज़ इंक्रीज्ड. इट हैज़ इंक्रीज्ड द मोस्ट इन टर्शियरी सेक्टर. लेकिन सबसे तीखा बदलाव, जो सबसे तेज़ बदलाव है, वो टर्शियरी सेक्टर में देखा जा सकता है. As a result, in the year 2013 to 14, the tertiary sector has emerged as the largest producing sector in the replacing the primary sector. मतलब एक समय था जब प्राइमरी सेक्टर इंडिया का मोस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर था, लेकिन अब वो स्थान टर्शियरी सेक्टर ने ले लिया है. पहला कि अब इसके पीछे कुछ एक कारण है. First, in any country, several services such as hospitals, educational institutions, post and telegraph services, police stations, courts, village administrative offices, municipal corporations, defense, transport, banks, insurance companies, etc. are required. मतलब किसी भी देश को सुचारू रूप से चलने के लिए इन सारे इंस्टीट्यूशंस का होना काफ़ी आवश्यक है. इसका मतलब कि एक तो ये बेसिक सर्विसेज हैं, इनकी आवश्यकता है ही. इन अ डेवलपिंग कंट्री the government has to take responsibility for the provisions of these services. एक डेवलपिंग नेशन में गवर्नमेंट को इन चीज़ों का खास ध्यान रखना होता है कि लोगों को ये बेसिक सर्विसेज मिल पाएँ. तो यही, और जब ये सर्विसेज मिलेंगी तो इन सर्विसेज को देने के लिए काफ़ी सारे लोग भी एम्प्लॉय किए जाएंगे, उनको नौकरी पे रखा जाएगा. सो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड द सर्विस सेक्टर, जहाँ पे लोग सर्विसेज देने को तैयार रहेंगे और बदले में उन्हें पैसे दिए जाएंगे. दे कैन बी प्राइवेटाइज्ड और दे कैन बी पब्लिक. पब्लिक मीन्स गवर्नमेंट कंट्रोल्ड. दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि डेवलपमेंट, जब एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट होता है तो इसके साथ साथ सर्विसेज भी बढ़ती हैं. जैसा हमने पिछले एग्जांपल में भी देखा था कि अगर आपके पास गेहूं सरप्लस है तो आप क्या करोगे, आप इसे बेचने के लिए मंडी में लेकर जाओगे, बाज़ार में लेकर जाओगे. फॉर दैट यू नीड अ ट्रक ड्राइवर, फॉर दैट यू नीड समवन हु कैन पुल द लोड्स, हु कैन कैरी द लोड्स इनटू द ट्रक. तो इसके लिए आपको समय समय पर अलग अलग लोगों की ज़रूरत होगी, विच ऑल बी लाइक द पर्सन हु विल सर्व फॉर यू. सो दे आर फॉर्मिंग द टर्शियरी सेक्टर इन दिस केस. अब अगर हम आगे देखें तो किसी भी कंट्री का जितना बड़ा टर्शियरी सेक्टर होता है वो कंट्री उतना ही डेवलप्ड माना जाता है. अब एक और ख़ास बिंदु है कि जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़ता है, सर्टेन सेक्शंस ऑफ पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मेनी मोर सर्विसेज. जैसे कि जब लोगों की आमदनी बढ़ती है तो लोग अलग अलग फैसिलिटीज़, जो कि बेसिक सर्विसेज नहीं हैं बल्कि लोगों के शौक़ से जुड़े हैं, जैसे ईटिंग आउट, बाहर खाना, टूरिज्म, शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट स्कूल्स, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, एट्सेट्रा,
तो ये बड़े शहरों में देखा जा सकता है, एंड दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द टर्शियरी सेक्टर. नाउ इफ वी रीड फोर्थ, हम ये भी देखते हैं, चौथा एक और पॉइंट कहा जा रहा है कि पिछले दशक में और सर्टेन न्यू सर्विसेज, कुछ नए सर्विसेज भी उभर कर आए हैं, जैसे इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक बहुत ही आवश्यक एक एक बड़ी आवश्यकता के रूप में उभर कर आया है.